वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सबको स्क्रीन शेयर हो रही है बुक? हैंड रेज करेंगे अगर बुक शो हो रही है और आवाज़ भी क्लियर आ रही है। ओके, जल्दी से मुझे बाय रेजिंग हैंड ये बता दें कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, फिर आगे बढ़ते हैं। बाय रेजिंग हैंड्स लास्ट लेक्चर के बारे में बताएंगे। जी, इर्तज़ा इर्तज़ा फैज़ बताएंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलें, आपकी आवाज़ आ रही है। सर हमने लास्ट लेक्चर में तो सर हनान बनाज थ्योरम सर किया था, उसकी बाउंड्री लीनियर फंक्शन के लिहाज से और नॉर्म स्पेस के लिहाज से। और इसके अलावा क्या? और सर आखिर पे किया था एडजॉइंट ऑपरेटर। आखिर पे सर एडजॉइंट हम ऑपरेटर। एडजॉइंट ऑपरेटर की। इसको एडजॉइंट ऑपरेटर को हमने देखा और उससे रेलिवेंट एक थ्योरम था, वो भी हमने कर लिया था। कि आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव स्पेसेस। आज हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव स्पेसेस क्या होती हैं, कैनोनिकल मैपिंग क्या होती है, कैनोनिकल मैपिंग लीनियर होती है, लीनियर प्रूफ करेंगे। इससे रेलिवेंट थ्योरम जो है सेपरेबल स्पेस क्या होती है, तो हमने बड़ा अच्छी तरह देखा हुआ है। सेपरेबल स्पेस, ये चार चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं डुअल स्पेस पे। अगेन लास्ट लेक्चर में भी हमने इसकी डिस्कशन की कि एक्स अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और एफ उसका कोई फील्ड है, तो एक लीनियर फंक्शनल जो ऑपरेट हो रही है वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स पर और फील्ड के एलिमेंट्स पे उसको मैप कर रहे थे, उसका नाम हमने रखा था लीनियर फंक्शनल। और उसका सेट अगर बना दिया जाए तो उसे हम कहते थे डुअल स्पेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑल सच लीनियर फंक्शनल्स। ये सारे लीनियर फंक्शनल्स पड़े हुए थे, f1 f2 f3 f4 f5। और उसके बाद हमने देखा था कि लीनियर फंक्शनल्स के सेट को डुअल स्पेस कहा गया। और सेकंड डुअल स्पेस आज हम कर रहे हैं। व्हाट इज सेकंड डुअल स्पेस? आप में से कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज सेकंड डुअल स्पेस बाय रेजिंग हैंड? व्हाट वाज सेकंड डुअल स्पेस?
जी, क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही? जी, अस्मा भी बताएंगे व्हाट इज सेकंड डुअल स्पेस। अस्सलाम वालेकुम सर। और सर एडजॉइंट ऑपरेटर जो है वही सेकंड डुअल स्पेस कहलाएंगे। सेकंड डुअल स्पेस ये भी खुद भी वेक्टर स्पेस होगा, जैसे हमने इसको एक्सटेरिक को वेक्टर स्पेस प्रूव किया था और इसका नाम रखा था सेकंड अलजेब्रिक डुअल स्पेस ऑफ एक्स। जी, सेकंड डुअल स्पेस क्या होगी? ये आप बताएंगे रिफत बतूल। सेकंड डुअल स्पेस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डिनोटेड बाय दिस वन। Set of all linear functionals on x prime is called second dual space. उनके नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। सेट ऑफ All linear functional फंक्शनल्स on x prime. एक्स प्राइम। तो क्या आप इसकी डोमेन रेंज बता देंगे? डोमेन और कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन कौन बताएगा? एक्स इन लीनियर फंक्शनल्स की। सर इसकी डोमेन जो है वेक्टर स्पेस होगी और कोडोमेन इसकी फील्ड होगी आर। ये कौन बताएगा? ये शोएब बताएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इसकी डोमेन कोडोमेन क्या होगी शोएब? सर इसकी डोमेन एक्स टैरक होगी जो डुअल स्पेस हमने बनाई थी। अच्छा, नाम रख लें इसका, कुछ भी रखना चाहते हैं आप, क्या नाम रखें? जी एक्स एक्स टैरक रख लें। जी सर। जो ऑपरेटर्स होंगे फंक्शनल्स होंगे वो ऑपरेट किस पे होंगे? एक्स टैरक पे सर। एक्सटेरिक एक्सटेरिक पे ऑपरेट होंगे और और फील्ड भेजेंगे कहाँ पे? द सेम फील्ड, फील्ड में सर। फील्ड में भेजेंगे। और जी एक्स खुद किसको बिलोंग कर जाएगा? जी एक्स ये सर डुअल स्पेस जो दूसरे सेकंड डुअल स्पेस है उसको। सेकंड डुअल स्पेस का एलिमेंट बन जाएगा। जी सर। ठीक है, जी यही सर। थी ना सेकंड डुअल स्पेस। जी सर। इसको हम अलजेब्रैक सेकंड डुअल स्पेस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस हो ना तो इसका नाम सेकंड सेकंड है, चूंकि टू टाइम्स है इसलिए उसका नाम रखा हुआ सेकंड अलजेब्रैक डुअल स्पेस ऑफ एक्स स्टेरिक या एक्स लिखूं? जी, एक्स टैरक सर। डुअल स्पेस सर एक्स की होगी ये। सेकंड सेकंड डुअल डुअल स्पेस ऑफ होगी एक्स। एक्स की, और अगर अकेला डुअल लिखना था तो फिर किसकी होगी? फिर एक्स टैरक। सेकंड डुअल स्पेस है उसकी। तो ये खुद भी वेक्टर स्पेस है। इस वेक्टर स्पेस का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए इसका कोई फील्ड भी होगा। फील्ड है और इसकी डायमेंशंस भी जी होंगी, सर। बेसिस भी होंगी। और ये वेक्टर स्पेस है, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होगी, एडिशन भी होगी। ठीक है, जी सर। तो हमने एक तो इस मैपिंग को जीएक्स को डिफाइन करवाना है। अब देखें जीएक्स ने लगना किस पे है? जीएक्स ने किस पे ऑपरेट होना है? एक्स जीएक्स टैरक को पे सर। हाँ, एक्स टैरक में कौन पढ़े थे? एफ जी एफ सर। पढ़े थे ना? जी तो सर। कोई ना कोई उसने मतलब, अब इसमें एफ क्या है? वेयर लिखेंगे एफ बिलोंगिंग टू एक्स टैरक इज अ फंक्शनल
वेरिएबल है, फंक्शनल है जो भी है, लेकिन ये अब हमने इसको इनपुट है ना, इनपुट है, इनपुट को जी हम सर। वेरी करते जाएंगे उसके हिसाब से। gx ने ऑपरेट होना है सारे एलिमेंट्स पर, किसके सारे एलिमेंट्स पर, x स्टेरिक के सारे एलिमेंट्स। एक्स स्टैरिक। तो अगर f पे ऑपरेट होगा तो f1 पे ऑपरेट होगा तो आंसर किस तरह से देगा, f1 ऑफ x। अगर f2 पे जी सर। ऑपरेट होगा तो क्या देगा, f2 ऑफ x। जी सर। f3 पे ऑपरेट होगा तो f3 ऑफ F3 ऑफ x। इसी एक्स। तरह सो ऑन। तो ये एक फार्मूला डिफाइन करवा दिया गया। दिस इज आल्सो एन लीनियर functional from x direct to field, so that's why it Field, belongs yes. to x double steric। अब अगला स्टेप इसको ये है कि हमने इसको लीनियर प्रूव करना। gx को डिफाइन तो करवा दिया हमने, लीनियर भी शो जी करवाना है, सर। और अगर बाउंडेड थे वो वाले तो इसको भी क्या शो करवाना है, बाउंडेड लीनियर फंक्शन। बाउंडेड। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर तो हमारे पास हैं ये दोनों, x था वेक्टर स्पेस, तो तब तो इनके नाम है अलजब्रैक डुअल स्पेस और सेकंड अलजब्रैक डुअल स्पेस, और इनकी नोटेशंस भी जी क्या हैं, x स्टेरिक और x डबल स्टेरिक। डबल स्टार, यस। लेकिन अगर यहाँ पे हो जाए x हमारे पास हो जाए नॉन स्पेस, x अगर हमारे पास क्या आ जाए, नॉन नॉन स्पेस, स्पेस। तो स्टोरी सारी वही है, लेकिन इनके नाम फिर x स्टेरिक से हटके x प्राइम उसने लिखे हुए हैं। इससे आपने कंफ्यूज नहीं जी होना, सर। कहीं पे x स्टेरिक लिख रहा है और कहीं पे x प्राइम लिख रहा है। x प्राइम लिख रहा है तो इसका मतलब ये डुअल स्पेस किसकी है, किसी नॉन नॉन स्पेस स्पेस। की। और अगर x स्टेरिक लिख रहा है तो ये डुअल स्पेस है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की, यानी कि हमारे पास नॉन स्पेस नहीं है, फिर जस्ट वेक्टर स्पेस है, नॉर्म का फार्मूला डिफाइंड नहीं है। तो इस कंफ्यूजन से आपने बचना है इस पूरे टेक्स्ट बुक में। इसी जी तरह सर। एक्स डबल स्टेरिक का क्या मतलब है, एक्स डबल स्टेरिक का मतलब है अलजब्रैक। जहाँ पे अलजब्रैक का लफ्ज आ जाएगा तो इसका मतलब वेक्टर अंडर कंसीडरेशन है, और अगर जी डबल सर। प्राइम है तो इसका मतलब है नॉन स्पेस अंडर कंसीडरेशन। क्लियर है ये? जी सर। तो ये तो हो गया, अब हमने एक्स स्टेरिक भी बना लिया और एक्स प्राइम भी बना लिया, इनके नाम बदल दिए सारे, और अलजब्रैक का लफ्ज यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये अलजब्रैक लिखा हुआ है तो वेक्टर स्पेस पे है, डुअल डुअलिटी। और ये तो हमने पहले से पढ़ी हुई डेफिनेशंस को रिकॉल किए। देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है, उससे भी पहले हम देखेंगे कैनोनिकल मैपिंग क्या है। कैनोनिकल मैपिंग की डेफिनेशन लिखते हैं। एक आपके पास वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस है तो एफ उसका कोई फील्ड है, रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी, और एक उसके ऊपर हमने एक्स, क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो एक्स स्टेरिक बनेगा इसका, वही सारा हमने जैसे पहले बनाया, एक्स स्टेरिक बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑन डिफाइंड ऑन एक्स, सेट ऑफ ऑल
functional ये बना लिया, एक्स स्टेरिक बना लिया, और उसके बाद एक्स डबल स्टेरिक जो कि वेक्टर स्पेस है। इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इसके बाद इसके सेट को कौन बिलोंग कर रहे हैं, सेट को बिलोंग कर रहे हैं F5 mean linear functional I is running from 1 to infinity। इसमें क्या पढ़े होंगे, जैसा कि हमने अभी इसको भी डिफाइन करवाया, gx ये जी इसके उसमें है इंडेक्स में, यहाँ पे तो वैसे लिखा जा रहा है। कैनोनिकल मैपिंग एक ऐसी मैपिंग होगी, उसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, जो कि किसी भी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को मैप करेगी कहाँ पे, उसके सेकंड डुअल स्पेस, यानी कि उसके हर एलिमेंट को, वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को असाइन किया जाएगा एक लीनियर फंक्शनल, वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को एक असाइन किया जाएगा एक लीनियर फंक्शनल। कैसा लीनियर फंक्शनल, जो कि ऑपरेट हो रहा होगा एक्स स्टेरिक के एलिमेंट्स पर, एक्स स्टेरिक के एलिमेंट्स पर ऑपरेट हो रहा होगा, और आंसर किसके दे रहा होगा, फील्ड के आंसर दे रहा होगा। जी क्लियर है। और किस तरह से डिफाइन करवा रहे हैं, सी कैपिटल सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। यहाँ तक कोई बात ना क्लियर हो तो फिर आगे चलते हैं। Then C is called canonical mapping। जी कैनोनिकल मैपिंग की अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो फिर मुझे बताएंगे। आपका क्या क्वेश्चन? ज़ीशान आप बताएंगे कैनोनिकल मैपिंग में अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछें, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन के लिए कैनोनिकल मैपिंग समझ आना बहुत अस्सलाम वालेकुम सर। है। सर एक्स डबल स्टैटिक इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, सर यहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर दें। इज इक्वल टू जी एफ एक्स, फिर एक्स डबल स्टैटिक ये जो जी जी एक्स यहाँ पे जी एक्स है ये, इसको हमने एक्चुअली इस तरह से लिखना है जैसे ये मैं बुक से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चूंकि नोटेशन उस तरह से नहीं मिल रही, ये जो मैंने सर्कल किया है देख रहे हैं जी एक्स, जी सर।
तो ये उसके इंडेक्स में लिखा हुआ है, जैसे आप वेक्टर टेंसर में नहीं लिखते थे डमी इंडेक्स और की इंडेक्स नीचे लिखते थे। जी सर। ये x जो है ना जी के इंडेक्स में लिखा हुआ है। ठीक है सर। ये एक्चुअली नोटेशन ये बता रही है कि इस जी ने ऑपरेट होना है किसके ऊपर, एक्स स्टेरिक के एलिमेंट्स पर। एक्स तो वैसे ही एक नोटेशन है, अगर इस एक्स को हम हटा भी दें, अगर हम कोई ऐसा एक ऑपरेटर ढूंढ लें जो कि किस पे ऑपरेट हो रहा हो, एफ पे। एक्स पे। एफ क्या है बेसिकली? तो ये फंक्शन जी एफ कौन है? एफ किसका एलिमेंट है? सर ये एक्स स्टेरिक का। हाँ गुड, एक्स स्टेरिक का है। और एक्स स्टेरिक के एलिमेंट पे हम एक और फंक्शन लगा रहे हैं जिसका नाम है जी। और लगने के बाद एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए, आंसर किसको बिलोंग करना चाहिए? सर वो फील्ड में ही जाए। हाँ वेरी गुड, फील्ड में जाना चाहिए। तो फील्ड में तो ये पहले ही लेके जा रहा था, एक्स एफ लेके जा रहा था सारे एक्सेस को, क्योंकि एफ जी सर। अपनी अपनी डेफिनेशन के मुताबिक क्या था, एक ऐसा फंक्शनल था जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को कहाँ पे लेके जा फील्ड में रहा था, लेके जाए, फील्ड में लेके। उसी की फील्ड। हाँ तो ये उसी की हेल्प से ना, एफ की हेल्प से हमने जी का फार्मूला बना दिया, क्योंकि लेके तो ठीक इसने भी वहां वहीं पे जाने, एलिमेंट्स को कहाँ जी पे सर। लेके जाना है जी ने भी। सर फील्ड में। हाँ फर्क सिर्फ इतना है, इसने एक्स स्टेरिक के एलिमेंट्स को लेके जाना है और एफ ने किसके एलिमेंट्स को लेके जाना है? सर एक्स को वेक्टर स्पेस। हाँ वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को। तो इसलिए इसकी डोमेन में हम एफ दिया करेंगे, जी की डोमेन में हमेशा हमेशा हम क्या इनपुट क्या देनी पड़ेगी? सर एफ फंक्शनल। हाँ फंक्शनल एक्सटेरिक। एक्स स्टेरिक। और एक्सटेरिक। वो आंसर किस तरह से देगा, ऑपरेट किस तरह से होगा, वो जो एफ ऑफ एक्स हमें आंसर मिल जाया करेगा। इसलिए इसका नाम उसने वैसे ही रखा हुआ है जी एक्स। जी एक्स है तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा, और अगर जी एक्स ऑपरेट हो रहा था पहले फंक्शनल पे तो फिर क्या आंसर मिल जाएगा? एफ वन एक्स। और जी एक्स अगर ऑपरेट हो रहा था F2 पे तो F2 पे एक्स स्टेरिक के दूसरे एलिमेंट पे, तो क्या मिल जाएगा हमें? F2 F2 of ऑफ x। एक्स। नहीं समझ आई बात? ठीक, समझ आ गई सर। ये तो एक लीनियर फंक्शनल है जी एक्स जिसका नाम रखा हुआ है। अगर जी वाई आ जाए, जी वाई वो भी किसका एलिमेंट है? सर वो भी इसी तर्ज का ही है सर, एलिमेंट चेंज हुए सिर्फ। नहीं, जी वाई एलिमेंट किसका होगा? जी वाई जैसे हम कह रहे हैं G1 G2 G3, इसी तरह जी सर। ये G2 आ गया फॉर एग्जांपल। G2 अगर ऑपरेट होना शुरू कर दे, पहले F1 पे हो, तो क्या आंसर देगा फिर? सर एफ वाई ऑफ एक्स। नो F1 ऑफ वाई। वन ऑफ वाई। वाई तो बस ऐसे ही, मतलब अब इसने F1 है और ऑपरेट किस पे होना है? सर वाई पे। वाई। तो अगर हम इनको डायग्राम की हेल्प से देखना चाहें इस सारी स्टोरी को, तो वो किस तरह से देख सकते हैं? Like we have this vector space and its dual space, and we have its second dual space. ओके, तो इसमें क्या पड़े हुए हैं? यू नो ये x है, ये y है,
सॉरी ये एक्स स्टेरिक है स्टेरिक और ये क्या है, एक्स डबल स्टेरिक है। ये तीन हमारे पास डिफरेंट सेट्स हैं और चौथा सेट अंडर कंसीडरेशन कौन सा है जिसकी बातें हो रही हैं? जी इट्स जीशान जीशान चौथा सेट कौन सा? सर फील्ड वेरी गुड, फील्ड है हमारे पास जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको भी यहाँ पे ठीक है। ये जी सर अब इनके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या हैं इसके एलिमेंट्स थे जी एक्स था, वाई था, या जो भी नाम रखते हैं इसको, एक्स वाई जी, एक्स वन वाई वन जी वन, जो भी तीन नाम फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं। तो यहाँ भी लिख लेते हैं, चलो एफ वन है, एफ टू है और एफ थ्री। काफ़ी सारे होंगे वैसे तो फंक्शनल्स, जैसे हमने कहा था कि एक वेक्टर स्पेस के ऊपर बहुत सारे लीनियर फंक्शनल्स डिफाइन करवाए जा जा सकते हैं। तो काफ़ी एक्सटेरिक में भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे और इसी तरह एक्स डबल स्टेरिक। अब इनके नाम उसमें कुछ थोड़ा सा हट के लिखे हुए। इसमें कौन पड़ा हुआ है? जी एक्स, ठीक है, जी वाई और जी फॉर एग्जांपल तीन लीनियर फंक्शनल्स। अब बेटा जब इसने ऑपरेट होना है एफ वन ऑफ एक्स पे, एफ वन ऑफ एक्स किसका एलिमेंट होगा बता सकते हैं? F1 ऑफ एक्स से सर फील्ड बन जाएगा सर। हाँ वेरी गुड, ये फील्ड को बिलोंग कर जाएगा क्योंकि एफ वन ने लगना किस पे है? सर एक्स वेक्टर स्पेस के एलिमेंट पे, और जी जाना सर कहाँ पे है? फील्ड में ले जाना उसको। सर फील्ड ये फील्ड है। इसी तरह F1 जब y पे लगेगा तो भी कहाँ लेके जाएगा? फिर भी सर फील्ड में F1 अगर y पे लग जाए तो वो भी देखें किसका एलिमेंट बन रहा है? फील्ड का और अगर F1 लग जाए z पे तो भी फील्ड का। अब अगर F2 ऑपरेट होना शुरू हो जाए, F2 एक दूसरा लीनियर फंक्शनल है, इसमें सारे लीनियर फंक्शनल्स पड़े हुए हैं ना। जी सर अच्छा ये x बन गया, x स्टेरिक बन गया, x डबल स्टेरिक बन गया। तो अब इसने ऑपरेट होना है x डबल स्टेरिक में। अब इसको क्या चाहिए? सर gx ने इसके ऑपरेट होना लिए है। हाँ जी किसके सर एलिमेंट पे ऑपरेट होना है इसने? इसमें सर एक्स स्टेरिक के एलिमेंट्स पे या F1 पे ऑपरेट होगा, जी सर लेकिन भेजना कहाँ पे है? फिर भी सर फील्ड में तो इसलिए हमें कोई ना कोई तो फार्मूला ऐसा डिफाइन करवाना हो पड़ना था कि किसी तरह से ये फील्ड का एलिमेंट बन जाए। तो उसने कहा जो इनपुट में दे रहे हैं ना आप F1, उसको ऑपरेट करवा दें। किस पे ऑपरेट करवा दें? उस एलिमेंट पे जो कि ऐसे इंडेक्स में आपने लिखा हुआ, x है तो x पे ऑपरेट करवा दें, y है तो y। वाई अब ये देखें बेटा ये सारा एलिमेंट किसका मेंबर बन गया? ये सारा ऑपरेट जब F1 ऑपरेट हो रहा होगा x पे, ये हमने पहले ही लिख लिया था, ये फील्ड बन गया ना फील्ड। जी सर तो अब gx को आप मानते हैं कि gx बिलोंग्स टू एक्स डबल स्टेरिक
सर हाँ, अब थोड़ा यकीन हो गया कि GX वाकई बिलोंग कर रहा है X डबल स्टैटिक। जी सर। GX इज अ लीनियर फंक्शनल, लीनियर तो अभी प्रूव ही नहीं किया, लीनियर तो करना है वैसे। GX इज अ फंक्शनल ऑन X स्टैटिक एंड बिलोंग्स टू X डबल स्टैटिक। क्लियर है? जी सर। ओके। जी सर। अब हम इसे इजीली प्रूव कर सकते हैं कि GX इज अ लीनियर फंक्शन। अगर F1 ये सारे लीनियर है ना X स्टेरिक वाले, जी सर। तो G स्टेरिक वाले भी सारे लीनियर हुआ करेंगे। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। किस तरह से? हम कहते हैं कि F अगर लीनियर है तो फार्मूला की हेल्प से GX अगर ऑपरेट करवा दें अल्फा F, लीनियरिटी आपको पता है ना किस तरह से प्रूव करते हैं? अल्फा F1, सर दो कंडीशन हाँ दोनों को मैं मिक्स करके लगा रहा हूँ, बीटा F2 या BF2 लिख लें, तो इक्वल किसके आना चाहिए? सर जो स्केलर्स हैं सर वो हाँ अल्फा बाहर आ जाने चाहिए। GX एट F1, F तो इनपुट्स है ना, जी सर। GX एट F1 प्लस बीटा यस GX एट F2। यही अगर हम प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो लीनियरिटी हो जाएगी। ऐसा ही है ना? जी सर। तो देखते हैं, फार्मूला लगा दें पहले, तो इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। फार्मूला क्या कहता है कि GX ने जब ऑपरेट होना है किसी पे तो आंसर क्या देना है? A सर स्केल F1 एक्स प्लस बी F2। F2 और सर एक्स आ जाएगा ब्रैकेट हाँ इसने ऑपरेट किस पे होना है? जो G के साथ इंडेक्स था उसके ऊपर ऑपरेट एक्स होना आ रहा है। है। ऐसा ही है ना? जी सर। और ये हो जाएगा इक्वल टू, अब इसने X पे ऑपरेट होना है। हमें पता है ये F जो है सारे लीनियर हैं, F सारे क्या हैं? तो क्या आ जाएगा? A F1 of X प्लस B F2 of X, क्योंकि हमने उसको लीनियर माना हुआ है F वालों को। तो ये देखें ये किसका आंसर है? A F1 of X किसकी इमेज बन रहा है? F1 की नहीं बन सर रहा, फील्ड में अंडर G। जी सर। देखें GX वाला, उसको राइट टू लेफ्ट लेके जाएं। सर GX इंटू F1 बनेगा ना? जी सर। ये देखिए, ये अगर उल्टा लेके जाएं GX एट F1 की जगह पे क्या लिख देंगे? GX एट F1। सर ये और F2 ऑफ X की जगह पे क्या लिख देंगे? F2 ऑफ एक्स की जगह पे GX F2 हाँ GX एट F2। F2 तो यही बनेगा A GX एट F1 प्लस B GX एट F2। F2 Hence GX is तो X स्टेरिक अगर सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑन X है तो X डबल स्टेरिक भी क्या है? सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑन X स्टेरिक। तो डिपेंड करता है कि जी X स्टेरिक वाले हैं सारे लीनियर। अगर F सारे लीनियर हैं तो उसके G सारे क्या हो जाएंगे? लीनियर हो वो जाएंगे। लीनियर हो जाएंगे। अच्छा एक तो ये हो गया। अभी भी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। कोई भी स्टूडेंट जिसको ये सारी स्टोरी अभी तक समझ नहीं आ रही, काफी दिनों से चल रही है।
जी जावेद हाशमी। बोले जल्दी से फिर इसको नेक्स्ट। सलाम अलैकुम सर। सर प्लीज ये दोबारा रिपीट कर दें, ये लाइट नहीं थी तो मोबाइल ऑफ था। इसको फिर आप तो सारा रिपीट तो नहीं होगा, इसको फिर आप इसके रिकॉर्डिंग में देखेंगे CR से। ओके सर। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे कैनोनिकल मैपिंग। अब कैनोनिकल मैपिंग ने क्या करना है? तो कैनोनिकल मैपिंग ने ऑपरेट जी बेटा, तो बात कर रहे थे हम कैनोनिकल मैपिंग की। कैनोनिकल मैपिंग क्या किया करेगी? एक ऐसी मैपिंग जो वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस का एलिमेंट ले और बना के हमें क्या दे दे जी बना के क्या दे हमें? एक लीनियर फंक्शनल बना के दे दे। इस तरह की मैपिंग को क्या कहेंगे? कैनोनिकल मैपिंग। इस तरह की मैपिंग को हम क्या कहा करेंगे? कैनोनिकल मैपिंग। यहाँ पे भी उसने डिफाइन करवाया हुआ है, ये फिर से देख सकते हैं। मीन्स के कैनोनिकल मैपिंग ने ऑपरेट होने हैं वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स पर, और देने किसके एलिमेंट्स हैं? बना बना के एक्स डायरेक्ट के। किस तरह से? ये देख सकते हैं कि सी ने एक्स पे ऑपरेट होना है और आंसर क्या देने? जी एक्स, यानी कि एक्स डबल स्टेरिक के एलिमेंट्स बना बना के देने। नहीं समझ आ रही? जी सर आ रही समझ। तो ये हो गई कैनोनिकल मैपिंग। अब रिफ्लेक्सिव स्पेस किसको कहा करेंगे? रिफ्लेक्सिव स्पेस एक ऐसी स्पेस होगी जिसके ऊपर हम कैनोनिकल मैपिंग डिफाइन भी करवा सकें, और कैनोनिकल मैपिंग जो हो वो ऑन टू हो जाए a space, a vector space X is called reflexive if there is an canonical mapping on X। ये कहलाएगी कैनोनिकल मैपिंग ऑन एक्स। और अगर ये ऑन टू भी हो जाती है, जो वेक्टर स्पेस अंडर कंसीडरेशन था उसको हम कह देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव वेक्टर स्पेस है, या जस्ट रिफ्लेक्सिव स्पेस कह देंगे। ओके, यहाँ से भी बुक से भी इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे।
अगला पार्ट इसका ये है कि हमने प्रूव करना है कैनोनिकल मैपिंग इज अ लीनियर मैपिंग। तो यहाँ से देखते हैं algebraic reflexivity of a vector spaces was discussed in 2.8. Reflexivity of norm spaces will be the topic of the present section, but let us first recall what we did in section 2.8. 2.8 सेक्शन को भी आप फिर से पढ़ सकते हैं मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए। X is said to be algebraically reflexive if the canonical mapping C from X to X double steric is surjective। वही डेफिनेशन है ना कि अगर कैनोनिकल मैपिंग जो है जो कि कहाँ से कहाँ तक हुआ करेगी, X to X स्टेरिक डबल स्टेरिक सेकंड डुअल स्पेस के एलिमेंट्स बना के देगी, तो उस तरह की मैपिंग को कैनोनिकल कहेंगे। और अगर वो ऑन टू हो जाती है, ऑन टू मींस कि उसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ सी जो है, रेंज ऑफ सी यानी कि मैपिंग की रेंज एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाए जी, रेंज ऑफ सी एग्जैक्टली आ जाए डबल स्टेरिक के इक्वल, देन सी इज कॉल्ड, याद है ना ये तो ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। तो तब जाके जो x था, देन x is called reflexive space। ठीक है, एक वेक्टर स्पेस तब जाके रिफ्लेक्सिव बनेगा जब उसके ऊपर डिफाइन करवाई जाए, पहले तो उसका एक्स स्टेरिक ढूंढा जाए, एक्स डबल स्टेरिक ढूंढा जाए, वहां से वहां तक एक मैपिंग डिफाइन करवाई जाए वेक्टर स्पेस से डुअल स्पेस में, और वो मैपिंग सरजेक्टिव हो जाए उस, तो तब जाके एक्स को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव। कहते हैं इस सारी कहानी को जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस सारे कॉन्सेप्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन स्पेसिस में, सिर्फ नाम उसके बदल जाएंगे। वहाँ अल्जेब्रैक डुअल स्पेस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ डुअल स्पेस। वहाँ पे अल्जेब्रैक सेकंड डुअल स्पेस था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट डुअल स्पेस, या बाई डुअल भी कहते हैं इसको, दो बार, बाई डुअल मतलब दो बार। तो ये जो हमने काम किया है यहाँ पे डिफाइन करवा चुका है ऑलरेडी। अब इस लेमा की तरफ बढ़ते हैं 4.61। 4.61 लेमा क्या कह रहा है, इसकी स्टेटमेंट को देखिएगा। Norm of gx, for every fixed x in or not space x, the functional gx defined by 2 is a bounded linear functional on x steric, so that gx belonging to x double steric and has the norm नॉर्म्स
की कहता है, चूंकि हम बात कर रहे हैं फंक्शनल की, फंक्शनल ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर नाम आपको पता है किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो इस लेमा में हमने 2 से 3 चीजें प्रूव करनी है। एक तो क्या प्रूव करना है कि वो बाउंडेड है, लीनियर है और फंक्शनल है। ठीक है, वी हैव टू शो दैट वही सारी स्टोरी दोबारा से करेंगे। x इज इक्वल टू क्या है, नॉर्म स्पेस है, x आप क्या कहेंगे फिर, स्टेरिक कहेंगे या प्राइम कहेंगे जी? डुअल स्पेस अब स्टेरिक नहीं कहेंगे क्योंकि अब हमारे पास नॉर्म अंडर कंसीडरेशन है। सेकंड डुअल स्पेस है, और हमने डिफाइन करवाया है जी एक्स एक ऑपरेटर है जो कि ऑपरेट हो रहा है एक्स पर, और आंसर किस तरह से दे रहा है, where f belongs to x प्राइम। वेरिएबल होगा, ये बदलते जाएंगे जैसे मैंने आपको डायग्राम से दिखाया था। f वेरिएबल्स होंगे एक्चुअली। इस लेमा में हमने ये प्रूव करना है कि जी एक्स इज बाउंडेड, नंबर 1, जी एक्स इज linear, number 2, the norm of this operator ही है ना, is exactly equal to the norm of this vector। ऑपरेटर नाम का रिलेशन डेवलप कर रहा है वेक्टर नाम के साथ जी। ये 3 चीजें इस लेमा में हमने प्रूव करनी है। तो कौन सी अंडरस्टूड है जो प्रूव्ड है जी, कौन सी ऑलरेडी प्रूव्ड है? बाय रेजिंग हैंड बताएंगे। एक तो हमने अभी प्रूव की है, वो कौन सी प्रूव की है, जी एक्स को क्या प्रूव किया है? जी एक्स को क्या प्रूव किया है? सर लीनियर। लीनियर प्रूव कर चुके हैं। और बाउंडेड प्रूव करने के लिए कोई ज़रूरत खास नहीं है, क्योंकि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हमने किसको कहा था, ऐसा ऑपरेटर जिसकी नॉर्म बाउंडेड हो, यानी कि ऑपरेटर नॉर्म फाइनाइट आ जाए। तो अगर हम इसमें जी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉर्म ही प्रूव कर देते हैं, और एक्स चूंकि नॉन वेक्टर हुआ करेगा, नॉन वेक्टर का नॉर्म भी नॉन ही रहेगा, हर वेक्टर का नॉर्म क्या रहेगा, नॉन। तो जी एक्स का नॉर्म भी क्या रहेगा, फाइनाइट नॉन, यानी कि जाना पहचाना नॉर्म निकलेगा। तो इस तरह से जी एक्स को हम बाउंडेड कहेंगे अगर हम प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि जी एक्स का नॉर्म उसी वेक्टर के नॉर्म के इक्वल हुआ करेगा। तो ये उसने बुक में बड़ा अच्छे से किया हुआ है, आसान। क्रॉलरी 4.3 में हमने इसको देखा था कि जी एक्स नॉर्म इज एक्चुअली इक्वल टू, जी एक्स नॉर्म किसके इक्वल हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ जी एक्स। जैसे ऑपरेटर नाम का फार्मूला आप लोगों ने बताया था मुझे, ऑपरेटर नाम का फार्मूला क्या था, किसी भी ऑपरेटर का नाम कैलकुलेट करते थे हम इस तरह से, सुप्रीमा इमेज नाम
इमेज का नाम tx का नाम और डिवाइडेड बाय प्री इमेज का नाम। प्री इमेज कौन है? x, उसका नाम। उनकी रेशियो लेनी है और उनका जो सुप्रीमम आएगा वो ऑपरेटर नाम कहलाएगा। ठीक, तो लाइकवाइज यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, gx का नाम चाहिए, इसी फार्मूला को कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से लिखेंगे इसको? gx नॉर्म इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ, इमेज लेनी है gx की इमेज। gx ऑपरेट किस पे हो रहा था? f पे। इमेज f पे निकलेगी और प्री इमेज कौन है इसकी? f खुद है, डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ f। जी क्लियर है? तो बाई फार्मूला जी एक्स एट एफ आंसर क्या देगा? जी एक्स एट एफ, जो फार्मूला हमने डिफाइन करवाया था उसके मुताबिक जी एक्स एट एफ आ जाएगा हमारे पास सुप्रीमा एफ ऑफ एक्स। जी एक्स जब ऑपरेट हो रहा था एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, उसका नाम लेना है। डिवाइजर में कौन है? एफ नो। ये क्लियर है? और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसके नॉर्म के इक्वल आ जाएगा? एक्स नॉर्म के इक्वल आ इज इक्वल टू एक्स नॉर्म। ये कौन सी क्रॉलरी की हेल्प से आ रहा है? 4.3 क्रॉलरी की हेल्प से ये इसके इक्वल आ रहा है। तो ये हम देख लिया। अब बाउंडेडनेस कैसे? सिंस इसके लिए तो जस्ट इतना ही लिखना पड़ेगा, जी एक्स ऑपरेटर नॉर्म इज इक्वल टू एक्स नॉर्म is defined and finite for all x belonging to x. So gx is bound. तो हमने ये तीनों प्रूफ इसके कर दिए हैं, लीनियर भी प्रूफ कर दिया है, बाउंडेड भी शो करवा दिया है। किसको बोला? सेकंड डुअल स्पेस के सारे जो लीनियर फंक्शनल, सारे जो फंक्शनल्स हुआ करेंगे वो लीनियर हुआ करेंगे, बाउंडेड हुआ करेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि वो जो नॉन स्पेस हो, एक्स क्या हो? नॉन स्पेस हो। तो रिफ्लेक्सिव स्पेस की डेफिनेशन देखी हमने, कैनोनिकल मैपिंग की डेफिनेशन देखी। अब हमने ये शो करना है कि कैनोनिकल मैपिंग, we show that C is called the canonical mapping of x into x double steric double prime. We show that C is linear and injective and preserves the norm. This can be expressed in terms of an isomorphism of norm spaces as defined in section 2.10. तो 2.10 में वापस चलते हैं। इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं कि वेक्टर स्पेस नॉन स्पेस में आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है।
नॉर्म स्पेस के अंदर। वैसे आप में से कोई बताएगा आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या थी ग्रुप थ्योरी में? वेक्टर स्पेसेस में क्या थी और ग्रुप थ्योरी में क्या थी? जी, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म क्या थी, उसी की हेल्प से हम नॉर्म स्पेस की आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन करवा देंगे। जी, हाँ, ये कौन सा क्रिया बताएं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, बात ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म का एक ऐसा फंक्शन जो दो ग्रुप्स के दरमियान होता है और 1-to-1 फंक्शन मैपिंग हो। ये उस वक्त आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है, ये ग्रुप थ्योरी के अंदर। ओके, साजिद बताएंगे, साजिद 8 मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर। और सर ये बाइजेक्टिव लीनियर मैप को आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। वेक्टर स्पेस वाली या ग्रुप वाली? सर ये जी जी, ये ठीक बताया आपने साजिद 8 मॉर्निंग, लेकिन सिर्फ इतना क्लियर कर दें, वेक्टर स्पेस वाली कहेंगे इसे या ग्रुप थ्योरी वाली आइसोमॉर्फिज्म? और इसके लिए कितने नॉर्म स्पेसेस होते हैं, वेक्टर स्पेसेस कितने रिक्वायर्ड होते हैं? जी, सर इसको वेक्टर स्पेस वाली कहेंगे। हाँ, वेक्टर अगर स्पेस की कहेंगे सर इसको। लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट ही कहाँ पे है? वेक्टर स्पेस पर वेक्टर है सर। स्पेसेस में अंडर, क्योंकि ग्रुप्स में तो ग्रुप्स ही होते हैं, वहाँ पे स्केलर मल्टीप्लाई होते ही नहीं है, जी सर। ना ही हमें ये पता होता कि ये ग्रुप अंडर एडिशन है। यहाँ पे तो एडिशन भी चेक करनी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी चेक करनी है। तो ये जो जी साजिद ने सर। बताई है, ये वेक्टर स्पेसेस की आइसोमॉर्फिज्म है। जी सर। चलें, ये डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा हमने देखी हुई है, इसको स्पीडीली देखेंगे हम। An isomorphism of a norm space X onto a norm space, second norm space, is a bijective linear operator which preserves the norm. Preserves the norm का भी मतलब बता दिया है। Preserves the norm का मतलब क्या है कि अगर इमेज का नाम लिया जाए और प्री इमेज का नाम लिया जाए तो आंसर सेम आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है नॉर्म स्पेसेस की आइसोमॉर्फिज्म में। ये हमने चीज पहले नहीं देखी थी, प्रिजर्व्स द नॉर्म।
आइसोमॉर्फिज्म एक ऐसा लीनियर ऑपरेटर होगा एक नॉर्म स्पेस से दूसरे नॉर्म स्पेस में, जो कि क्या होगा बेटा, बाइजेक्टिव होगा ऑपरेटर, दूसरा क्या होगा, लीनियर होगा, तीसरा उसे क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा नॉर्म को। प्रिजर्व का मतलब क्या है कि जो नॉर्म आया है इमेज का वही नॉर्म कैलकुलेट हो किसका, उसकी प्री इमेज का। अगर तो कोई ऑपरेटर ऐसी प्रॉपर्टीज को ओबे कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उस ऑपरेटर को क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ दीज टू नॉर्म स्पेसेस फ्रॉम x to another norm space, x steric या x hat या y या जो भी नाम रखें। और दूसरा उसमें दो तो हमने डेफिनेशंस पहले ही पढ़ी हुई थी, वेक्टर स्पेस की हद तक तो दो थी रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, एक तो लीनियर हो और दूसरा बाइजेक्टिव हो, जैसा रिफत और ये साजिद ने हमें बताया। तो अब तीसरी नॉर्म स्पेस को लेके अब आइसोमॉर्फिज्म की आज नई डेफिनेशन बन गई है। उसने तीसरी मतलब प्रॉपर्टी की भी डिमांड करती है कि उसे क्या करना होगा, नॉर्म को प्रिजर्व करना होगा। क्लियर है? एंड बोथ द नॉर्म स्पेसेस आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, ये कहलाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद ओके, अब आइसोमॉर्फिज्म क्लियर है। बोथ द नॉर्म स्पेसेस आर कॉल्ड आइसोमेट्रिक टू ईच अदर, या आइसोमॉर्फिक। यहाँ पे उसने आइसोमॉर्फिक का ही नाम लिया हुआ है और उसने एग्जांपल भी दी हुई है, दो नॉर्म स्पेसेस उसने लिए हुए हैं। कौन कौन से हैं, R n is isomorphic to Rn। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये और एग्जांपल है, स्पेस Rn, द डुअल स्पेस Rn इज ऑफ Rn इज Rn। Rn की डुअल स्पेस भी कहते हैं Rn ही बनती है, और Rn की सेकंड डुअल स्पेस भी वो कह रहा है Rn ही बनती है। ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, ये 2.10 सेक्शन को आप अच्छी तरह देखेंगे, ये उसी से रिलेटेड है सारा। अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक्स की जानिब। तो कैनोनिकल मैपिंग, अब लेमा है 4.62, द कैनोनिकल मैपिंग C given by 5 is an isomorphism of the norm space X onto a norm space range of C, the range of C। अब इसमें हमने बेटा दो चीज़ें तीन प्रूव करनी। क्या क्या प्रूव करनी है देखिएगा इस लेमा में। 4.62 लेमा में देखिएगा, कहते हैं आपके पास गिवन जो है वो यही है कि x इज इक्वल टू नॉर्म स्पेस है, स्पेस, और x प्राइम भी आएगा, x डबल प्राइम भी आएगा, और
एक मैपिंग भी आ रही है कहाँ से कहाँ तक, एक्स डबल स्टेरिक तक, डबल प्राइम तक सॉरी। उसको हमने शो करवाना है देन शो दैट इसका दूसरा नाम क्या रखते हैं, एक्स टू रेंज ऑफ सी, जो कि सबसेट होता है किसका, एक्सटेरिक। लेकिन तो सारी बात है एक्सटेरिक में जाना, तो सबसेट भी हो सकता है। एक्सटेरिक के कुछ एलिमेंट्स को भी मैप कर सकते हैं कैपिटल एक्स के एलिमेंट्स, या सारे एलिमेंट्स बिजी हो सकते हैं एक्स डबल स्टेरिक के एक्स वालों के साथ। तो वो डिपेंड करता है फार्मूला पे, किस तरह का फार्मूला। ओके, तो हमने क्या क्या शो करवाना, देन शो दैट सी, हमने कहा था ना एक ऑपरेटर ही होगा, सी इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो बेटा कितनी बातें प्रूव करनी है हमने जी, कितनी बातें प्रूव करनी है। नंबर 1, सी इज लीनियर, जैसा कि आप लोगों ने खुद बताया कि लीनियर होनी चाहिए उस मैपिंग को। दूसरा क्या होना चाहिए, सी इज बाइजेक्टिव, क्योंकि नॉन स्पेसेस की बातें हो रही हैं। तीसरा हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि सी प्रिजर्व्स नॉन। मीन्स क्या क्या प्रूव करना है कि नॉन ऑफ जी एक्स इज इक्वल एक्स, या दूसरा उसने जो प्रूव किया हुआ है जी एक्स माइनस जी वाई नॉन इज इक्वल टू एक्स नॉन, जो एलिमेंट है वही आ जाए माइनस एक्स माइनस वाई होल। ठीक है, ये 3 चीज़ें प्रूव करनी है। मेरा ख्याल है ये आप कर लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। वो कहते हैं सेक्शन 2.8 में जाके भी इसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो इस पे तो अभी वही वाला थ्योरम लगा देंगे ऊपर वाला जो हमने किया है, जी एक्स नॉम इज इक्वल टू एक्स नॉम। जी एक्स अगर लीनियर है तो जी एक्स नॉम इज इक्वल टू एक्स नॉम। अभी हमने जो लेमा ऊपर किया था उसी की हेल्प से कर सकते हैं तीनों प्रॉपर्टीज। तो ये वाला थ्योरम भी हो गया। कहता लीनियरिटी आप यहाँ से देख सकते हैं, वैसे इसने प्रूव कर भी दिया, ये लीनियरिटी प्रूव की हुई है। इसमें अगर आपको कोई बात ना समझ में आएगी तो फिर आप उससे डिस्कस करेंगे। ये लीनियरिटी है, ये फार्मूला फार्मूला ये उसने किया हुआ है प्रिजर्व, और ये आइसोमेट्रिक मेट्रिटी implies injectivity. Indeed, if x is not equal to y, then gx is not equal to gy. तो बाइजेक्टिव भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, ये सारी चीजें हों। ठीक है, तो ये आपने इसके तीनों पार्ट्स, इसको वैसे हमने वैसे भी खासा देखा हुआ है। नेक्स्ट है इम्बेडेबल स्पेस। ठीक है, इम्बेडेबल क्या होता है, इम्बेडेबल भी इसको कहते हैं इम्बेडेबल। इसको हम डायग्राम्स के जरिए देखते हैं।
ये आपके पास एक नॉर्म स्पेस है, ये नॉर्म स्पेस है, ठीक है। दो आपके पास नॉर्म स्पेसेस हैं। ये उसका कोई सब स्पेस है दूसरे नॉर्म स्पेस। इसका नाम हमने रखा हुआ है नॉर्म स्पेस एक्स, इसका नाम रखा हुआ है नॉर्म स्पेस वाई, और इसका नाम रखा हुआ है नॉर्म स्पेस z, which is the subspace of the second नॉर्म स्पेस। अगर हम एक डिफाइन करवाने में कामयाब हो जाते हैं एक मैपिंग जो कि सारी की सारी कहाँ से कहाँ जा रही है, जी शगुफ्ता बशीर ने हैंड रेज किया है, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। जी शगुफ्ता बशीर 5-8। ओके, और टी जो है एक ऑपरेटर है जो कि सारे का सारा मैप कर जाता है किसमें, सब स्पेस में, सारे का सारा सब स्पेस में ही मैप कर जाता है, और 1-to-1 मैप हो जाता है, और ऑन टू मैप हो जाता है, और लीनियर मैप हो जाता है, और नॉर्म प्रिजर्व रहती है, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है। एक्स से जी में क्या डिफाइन करवा देते हैं, इन शॉर्ट ये कह लें कि अगर पहला नॉर्म स्पेस दूसरे नॉर्म स्पेस के किसी सब स्पेस के साथ आइसोमॉर्फिक हो जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला नॉर्म स्पेस दूसरे नॉर्म स्पेस के किसी सब स्पेस में अगर आइसोमॉर्फिक हो जाता है तो उस पहले नॉर्म स्पेस को इम्बेडेबल कहते हैं इन द सेकंड नॉर्म स्पेस, इम्बेडेबल इन द सेकंड नॉर्म स्पेस। यानी कि x इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमें एक आइसोमॉर्फिज्म मिल जाती है जो कि x से z के दरमियान है, देन x इज कॉल्ड इम्बेडेबल इन y। इम्बेडेबल इन z नहीं कहेंगे, वो तो बाय डेफिनेशन है कि उसके पास एक सब स्पेस होगी, उसकी सब स्पेस में वो मैप कर रहा है। आइसोमॉर्फिक पूरे सेकंड नॉर्म स्पेस के साथ नहीं हो रहा, किसके साथ हो रहा है, उसकी किसी सब स्पेस के साथ, तो तब हम कहेंगे कि इम्बेडेबल नॉर्म स्पेस है। तो अब अटेंडेंस मार्क कर लेंगे, 2 मिनट्स रह गए हैं इस मीटिंग के एंड होने में। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन है आपका पूछ सकते हैं। और जो आप घर से करेंगे, ये डेफिनेशन अब हमने इम्बेडेबल की भी कर ली है, रिफ्लेक्सिविटी, तो रिफ्लेक्सिव तो हमने पहले ही बता दिया है। रिफ्लेक्सिव किसे कहेंगे, ऐसी स्पेस जिसकी कैनोनिकल मैपिंग क्या हो, ऑन टू हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव। जैसा कि ये डेफिनेशन लिखी है, अ नॉर्म स्पेस एक्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव if range of canonical mapping is exactly equal to the second dual space। यही था ना, ये आसान सी डेफिनेशन अब उसने बता दी है, नॉर्म स्पेस कब रिफ्लेक्सिव होगा। जी, क्या क्वेश्चन है आपका?
सर मैंने ये एडजॉइंट ऑपरेटर से पूछना था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर इन फंक्शनल एनालिसिस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर इन फंक्शनल एनालिसिस। ओके। अच्छा, इसमें से तो नहीं है आज वाले जो टॉपिक है, इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ओके, इसको हम देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये थ्योरम अब आप कर लेंगे, रिफ्लेक्सिव वाला 4.64 भी कर लेंगे और 4.65 भी कर लेंगे और 4.66 भी करेंगे, ये भी